वेलकम टू दी सी प्रोग्रामिंग कोर्स बाय ग्रो योर ग्रेड्स। इस लेक्चर में हम लोग स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में स्टोरेज क्लास होता क्या है। तो स्टोरेज क्लास बेसिकली क्या होता है, डिस्क्राइब द विजिबिलिटी एंड द लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। तो किसी भी एक वेरिएबल को जो हम लोग सी प्रोग्रामिंग में क्रिएट करते हैं, उसका विजिबिलिटी मतलब उसका जो स्कोप है, मतलब वो कितने फंक्शन तक या फिर कितने टाइम तक वो वैलिड रहेगा, उसको बेसिकली हम लोग स्टोरेज क्लास में पढ़ते हैं। तो स्टोरेज क्लास के कॉन्सेप्ट को शुरू करने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं फंक्शन मतलब क्या होता है। फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो एक्सेस होता है उसके नाम से। लाइक यहाँ पर मैंने एक वाइड फंक्शन नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है और उसको जो मेन फंक्शन हमारा होता है वहां से मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। तो अगर हम लोग इसके अंदर printf हेलो लिख दूं और उसके बाद अगर मैं प्रोग्राम को रन कराऊं तो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, हेलो मिल गया। तो बेसिकली ये होता है फंक्शन का काम। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये याद रखिएगा कि फंक्शन का मतलब होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम लोग मेन फंक्शन से कॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते शुरू करते हैं अपना स्टोरेज क्लास का कॉन्सेप्ट। तो स्टोरेज क्लास बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड ग्लोबल। तो सबसे शुरू करते हैं ऑटो से। तो जो हम लोग जो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जैसे कि इंट ए, तो ये बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होता है। ऑटो मतलब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ऑटो लिख भी दें तो भी इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट कोई भी इंटीजर जो होता है या फिर कोई भी जो वेरिएबल जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। तो इसको हम लोग ऑटो लिखने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, इफ नो वैल्यू असाइन टू द कंटेन्स इट कंटेन्स द गार्बेज वैल्यू। लाइक अगर मैं यहाँ पे ऑटो इंट ए इज इक्वल्स टू 10 लिख दूं और फिर मैं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी ए को प्रिंट कराऊं तो इसको रन कराने पे हमारा आउटपुट में 10 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों ने किसी वेरिएबल को ऑटो मतलब जो डिफॉल्ट टाइप है उसका कोई वैल्यू नहीं दिया, सिर्फ उसको डिक्लेरेशन दिया है, उसका डेफिनेशन नहीं दिया है, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें आउटपुट में कोई भी गार्बेज वैल्यू मिलेगा। तो बेसिकली गार्बेज वैल्यू क्या होता है, कोई भी रैंडम वैल्यू जो मेमोरी या फिर कोई भी जो कंपाइलर है वो अपने से असाइन कर देगा कुछ भी वैल्यू। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक रैंडम वैल्यू हमें आउटपुट में हमें कुछ एक रैंडम वैल्यू मिल गया। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि जो ऑटो होता है ऑटो स्टोरेज क्लास, अगर उसका वैल्यू असाइन नहीं किया जाएगा तो एक गार्बेज वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है, और जो ऑटो वेरिएबल होता है जो मतलब जो हमारा बाय डिफॉल्ट जो वेरिएबल हम लोग नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो प्रोग्राम के एंड होते ही उसका भी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम कोई भी करते हैं तो वो एक स्टैक होता है। लाइक ठीक है, तो उस स्टैक में वो नंबर स्टोर होते जाता है। सपोज अगर हम लोग यहाँ पे इंट ए क्रिएट किए हैं फिर ऑटो इंट बी क्रिएट करेंगे तो जो स्टैक होता है ना, तो सबसे पहले कंपाइलर यहाँ मेन फंक्शन पे जाएगा। मेन फंक्शन के जाने के बाद यहाँ पर क्या आया, फंक्शन आया। तो उसके बाद ये फंक्शन सीधे कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पर स्टैक में बेसिकली यहाँ पर पहला जो एलिमेंट है वो फंक्शन है। ठीक है, तो ये स्टैक में स्टैक आप समझ सकते हैं एक सेल्फ बुक सेल्फ जिसमें कॉलम वाइज रो वाइज फिल किया जाता है। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पे फिल हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कंपाइलर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या भरेगा, ए फिल कर देगा। उसके बाद कंपाइलर यहाँ पर आएगा तो उसके बाद बी फिल कर देगा। और जैसे ही ये प्रिंट फंक्शन होगा और इस कंपाइलर ये फंक्शन के बाहर आएगा, मेन फंक्शन के पास वापस जाएगा, वैसे ही ये जो यहाँ पर है बी यहाँ से निकल जाएगा, उसके बाद ए निकल जाएगा और फंक्शन निकल जाएगा।
तो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, मेन फंक्शन के पास आके रुक जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैक। और हमारा जो ऑटो वेरिएबल, ऑटो जो स्टोरेज क्लास होता है, उसके अंदर जो वैल्यू डिक्लेयर होता है वो प्रोग्राम के टर्मिनेट होते ही सारा एलिमेंट डिलीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। रजिस्टर स्टोरेज क्लास और ऑटो स्टोरेज क्लास एकदम सेम होता है। मतलब क्या, कि जो रजिस्टर स्टोरेज क्लास है वो भी इसी तरह डिफाइन होता है, उसके आगे रजिस्टर लिखना पड़ता है और इंट ए, बाकी सारा जितना भी फंक्शनैलिटी है सब सेम होता है। तो रजिस्टर और ऑटो में डिफरेंस क्या हुआ, रजिस्टर ऑटो में डिफरेंस ये होता है कि रजिस्टर जो होता है वो आपका रजिस्टर्स, जो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो रजिस्टर होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी में, उसमें जो वेरिएबल स्टोर होगा उसको हम लोग रजिस्टर स्टोरेज क्लास कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्टैक में वेरिएबल स्टोर होगा उसको हम लोग ऑटो स्टोरेज क्लास कहते हैं। रजिस्टर में स्टोर करने का बेनिफिट क्या होता है, तो रजिस्टर में स्टोर करने का बेनिफिट ये होता है कि जब भी कंपाइलर कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को कॉल करेगा तो रजिस्टर से वो वेरिएबल जल्दी जल्दी कॉल होगा, मतलब उसको कॉल करने में टाइम कम लगेगा। लेकिन वही जो स्टैक है, स्टैक में उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये बेनिफिट होता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास का ओवर ऑटो स्टोरेज क्लास। आई होप आपको ऑटो स्टोरेज क्लास और रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्लियर होगा। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरेज क्लास पे, जो है स्टैटिक स्टोरेज क्लास। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास बेसिकली क्या होता है ना, एक स्टोरेज क्लास जो प्रीवियस डेटा को भी होल्ड करके रखता है। अगर हम लोग किसी भी एक वेरिएबल को उसके सामने स्टैटिक लिख दें तो वो प्रीवियस डेटा को भी उसके होल्ड करके रखेगा। ठीक, तो चलिए इसको पहले करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टैटिक इंट नाम का एक वेरिएबल बनाया है ए, जिसका वैल्यू मैंने 5 दे दिया है। फिर एक नॉर्मल ऑटो स्टोरेज क्लास का एक वेरिएबल बनाया है बी, उसका वैल्यू मैंने 5 दे दिया है। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन की मदद से मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ, फिर बी को प्रिंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ए को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब ए का वैल्यू यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है ना, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी बी इज इक्वल्स टू बी प्लस वन हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं अपने मेन फंक्शन से, फंक्शन जो हम लोगों ने ये जो फंक्शन बनाया है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ 4 टाइम्स। तो इसको चलिए रन करके देखते हैं और देखते हैं आखिरकार जो ये हम लोगों ने लिखा है, इट होल्ड्स द प्रीवियस डेटा स्टैटिक, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया है, उसका मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने इसको रन कर दिया है, कंपाइलर कंपाइल कर रहा है हमारे कोड को। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट में क्या आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट में सबसे पहले क्या था, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू सबसे पहले क्या था, 5 था। तो उसके बाद प्रिंट करने पे हमें आउटपुट में क्या मिल गया, ए का वैल्यू 5 मिल गया। उसके बाद बी का वैल्यू क्या था, 5 था, फिर बी का वैल्यू 5 हो गया। यानी कि जो क्या है, फर्स्ट कॉल फंक्शन जब फर्स्ट पहला बार कॉल हुआ है तब हमें ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 5 मिल गया। अब ए का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया, और बी का वैल्यू क्या हो गया, बी का वैल्यू भी 6 हो गया। फिर जब हम लोग ये दूसरी बार जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो हमारा ए का वैल्यू यहाँ पे 5 इनिशियलाइज कर रहा है, लेकिन स्टैटिक होने के चलते ये अपने प्रीवियस डेटा, मतलब जो यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 6 हो गया था उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। इसीलिए जब हम लोग ए प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 6 मिल रहा है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल है या फिर जो ऑटो वेरिएबल है वो हमारा बी को फिर से इनिशियलाइज कर रहा है। मतलब बी का वैल्यू पहले 6 था तो उसको डिस्कार्ड करके वो बी को फिर से इनिशियलाइज करके 5 कर दे रहा है। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। फिर अगेन जब हम लोगों ने थर्ड टाइम्स कॉल किया है फंक्शन को, थर्ड टाइम्स में क्या हुआ, ए का वैल्यू क्या हो गया, इसमें 7 हो गया, इसलिए हमें यहाँ मिल गया 7। और बी क्या हुआ, फिर से इनिशियलाइज हुआ तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 5 का 5। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, ए का वैल्यू 8 हो गया और बी का वैल्यू 6 हो गया। लेकिन फोर्थ कॉल के बाद
यहाँ पर फिर से ये b जो वेरिएबल है फिर से इनिशियलाइज हुआ, लेकिन जो a वेरिएबल है वो इनिशियलाइज नहीं हुआ क्योंकि स्टैटिक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टैटिक का मतलब होता है कि वो अपने प्रीवियस डेटा को रीस्टोर रखेगा, इसीलिए यहाँ पर हमें 8 मिला है और b का वैल्यू अगेन 5 मिला है। तो बेसिकली ये होता है स्टैटिक वेरिएबल। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि अगर स्टैटिक का कोई वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू 0 होगा। सपोज सपोज यहाँ पर a स्टैटिक a वेरिएबल इज इक्वल्स टू 5 के बदले मैं यहाँ पे कुछ नहीं देता हूँ, सिर्फ जो वेरिएबल a है उसको मैं डिक्लेयर किया हूँ, उसका डेफिनेशन नहीं दिया हूँ। उसके बाद देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो यहाँ आप आउटपुट में देख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 0। तो अगर स्टैटिक जो वेरिएबल है उसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, उसका जो डेफिनेशन नहीं देंगे, तो हमें आउटपुट में 0 मिलेगा। लेकिन ऑटो और रजिस्टर के केस में हमें क्या मिलता था, एक गार्बेज वैल्यू मिलता था। बेसिकली ये डिफरेंस होता है स्टैटिक का उन दोनों से। उसके बाद होता है इट कैन बी एसेस्ड फ्रॉम द ब्लॉक वेयर डिफाइंड। लाइक जो ऑटो वेरिएबल होता है या फिर जो रजिस्टर वेरिएबल होता है उसको हम लोग जिस ब्लॉक में डिफाइन किया गया है उसी ब्लॉक से उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने यहाँ पर जो स्टैटिक वेरिएबल बनाया है बेसिकली ए, उसको हम लोग सिर्फ ये जो फंक्शन है इसके अंदर ही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ए का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ए को प्रिंट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोशिश करूँ ए को प्रिंट करने का, तो यहाँ पर देखिए हमें मुझे एरर मिल रहा है, आइडेंटिफायर ए इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पे ये बात सही है, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। ये जो फंक्शन है इसके ब्लॉक में डिफाइन है, तो इसीलिए हम लोगों को सिर्फ एक्सेस ए का इसी ब्लॉक के अंदर मिलेगा। लेकिन हम लोग ए को एक्सेस कर सकते हैं कैसे करके, उसको हम लोग ग्लोबल ग्लोबल उसको सेट करके। अब ग्लोबल क्या होता है, तो ग्लोबल के बारे में चलिए पहले देख लेते हैं। तो ग्लोबल को समझने से पहले हम लोगों को दो टर्म सीखना होगा, डेक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो डेक्लेरेशन का मतलब होता है इंट कोई नाम का एक ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जो इंटीजर 100 को स्टोर कर रहा है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली इंट ए को हम लोग कहते हैं डेक्लेरेशन, और उसका अगर हम वैल्यू दे देते हैं उसको कहते हैं डेफिनेशन। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये हमारा क्या है, डेक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन। लेकिन जो ये सेकंड लाइन है इंट ए, ये हमारा क्या है, सिर्फ डेक्लेरेशन है, डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ए का कोई वैल्यू नहीं दिया। ठीक है। अब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल किसी भी क्रिएट करने के लिए हम लोगों को जो हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे उसके जस्ट नीचे हम लोगों को वेरिएबल को लिखना होता है। लाइक यहाँ पे मैंने इंट p लिखा है, इंट p इज इक्वल्स टू 100। तो ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल विद डेक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और वेरिएबल बनाया है इंट q। वो क्या है, वो भी एक ग्लोबल वेरिएबल है लेकिन वो सिर्फ एक डेक्लेरेशन के साथ है, उसका डेफिनेशन नहीं हम लोगों ने डिफाइन किया है। कंपाइलर क्या करेगा, स्टैटिक स्टोरेज क्लास के जैसे ही क्यू जो वेरिएबल है, क्यू ग्लोबल वेरिएबल, उसका भी वैल्यू 0 से डिक्लेयर कर देगा। ठीक है। तो स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल के केस में अगर हम लोगों ने कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दिया है तो उसमें 0 सेट हो जाता है, लेकिन ऑटो और रजिस्टर के केस में वो एक गार्बेज वैल्यू रखता है। ठीक है। तो जो ये ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग एक वेरी फंक्शन बनाया है ग्लोबल फंक्शन के नाम से। उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पी वेरिएबल। पी वेरिएबल क्या है, बेसिकली ये जो 100 जो हम लोगों ने वैल्यू दिया है वो क्या है, पी वेरिएबल है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पी वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, मतलब हमें यहाँ आउटपुट में 100 मिलना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पी का वैल्यू चेंज कर रहे हैं 15 में, फिर उसका वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो मेन फंक्शन में हमारा क्या हो रहा है, मेन फंक्शन में सबसे पहले हमने ये जो ग्लोबल फंक्शन बनाया है उसको कॉल किया है, यानी कि हमारा ये जो फंक्शन है, ये सब जो कोड है वो पहले एग्जीक्यूट होगा।
उसके बाद हमारा जो ये 2 लाइन ऑफ कोड है, ये दोनों लाइन ऑफ कोड प्रिंट होगा। इसको रन करके हम लोग देखते हैं। तो रन करने पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ मेन फंक्शन में क्या है, ग्लोबल फंक्शन को कॉल हुआ है। तो चलिए ग्लोबल फंक्शन के पास, तो ग्लोबल फंक्शन का पहला लाइन क्या है, प्रिंट पी। पी का वैल्यू क्या था यहाँ पर 100, तो हमें आउटपुट में क्या मिल गया है, 100 मिल गया है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, पी का वैल्यू 15 कर दिया। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पी को प्रिंट कर रहे हैं, तो पी का वैल्यू क्या हो गया, 15। पी का जो वैल्यू 15 हुआ है वो इस ग्लोबल वेरिएबल को ही चेंज कर दिया है, तो इसीलिए इसको ग्लोबल कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सेस सब जगह से होता है। उसके बाद हम लोग आ गए अपने मेन फंक्शन पे वापस। फिर यहाँ पे हम लोगों ने पी वेरिएबल को प्रिंट किया है, तो पी वेरिएबल का जो वैल्यू था वो ग्लोबल फंक्शन में चेंज हो चुका है टू 15, इसलिए हमें यहाँ पे 15 मिल रहा है। उसके बाद जो हम लोग क्यू वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो क्यू वेरिएबल बेसिकली क्या है, उसका जो डिक्लेरेशन यूजर के द्वारा या प्रोग्रामर के द्वारा नहीं किया गया है, इसीलिए उसका डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, इसलिए हमें आउटपुट में q इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। तो बेसिकली ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। अब चलिए चलते हैं अपने वापस स्टैटिक स्टोरेज क्लास पे। तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास में हम लोगों को ग्लोबल बनाने के लिए ये जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है इंट स्टैटिक इंट ए, इसको हम लोग यहाँ से कट करेंगे और जस्ट हेडर फाइल के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारा ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल बन गया है। मतलब इसको हम लोग फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिल रहा है जो प्रीवियस केस में मिल रहा था। तो इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू बेसिकली 0 0 प्रिंट होगा, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है उसका अगर वैल्यू नहीं कोई असाइन किया जाता है यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा, तो वो बाय डिफॉल्ट 0 लेता है। तो ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक स्टोरेज क्लास, ऑटो स्टोरेज क्लास एंड रजिस्टर स्टोरेज क्लास। और हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बचा हुआ स्टोरेज क्लास है यानी कि एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास, उसको कवर करेंगे। एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज क्लास है, उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लाइक लिंकिंग ये सब का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्रो योर ग्रेड्स।